बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज दो केसेस हैं, उस हवाले से आपके साथ बात करूंगा। क्या कसूर का एक ख़ानदान, एक बेवा खातून और यतीम बच्ची, उन्हें इंसाफ मिलेगा? उनके प्यारे उस बेवा खातून के खावंद को किस तरह से अगवा करके एक एसएचओ ने कत्ल कर डाला। और दूसरा केस जो है वो हाफजाबाद का है। वहाँ पर इंतहाई बाअसर सियासी एक शख्सियत है, उसने अपने डेरे पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी इस कदर तज़लील की कि वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। अभी तक उसकी मौत का मुअम्मा हल नहीं हो सका। कत्ल की एफआईआर तो इसकी दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक तफ्तीश बाकी है, पोस्टमार्टम बाकी है। उसके आने के बाद जो है इस पर फ़ैसला किया जाएगा। इन दोनों केसेस में जो है वो सियासी शख्सियात जो हैं वो कहते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है और मुलज़म जो हैं वो इंतहाई बाअसर हैं। अब उनका असर व रसूख काम आता है या इंसाफ जो है वो अपना पुलिस उनको देगी, इस हवाले से मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले बात करते हैं कसूर की। कसूर का एक ख़ानदान है, ग़ुलाम रसूल नाम है उसका। ग़ुलाम रसूल की दुश्मनी अरसा दराज से, साल हा साल से कहते हैं कि चली आ रही थी। अपने किसी जानने वाले किसी अजीज़, कोई मकसूद नामी शख्स था, उनके साथ उनकी दुश्मनी चली आ रही थी। अब उस दुश्मनी में होता क्या है कि ग़ुलाम रसूल जो है उसकी वालदा साल हा साल पहले कत्ल हो जाती है। कुछ जायदाद का तनाज़ा होता है, उस झगड़े पर उसकी वालदा हमीदा बेगम का नाम बताया गया है, वो कत्ल हो जाती हैं। अब उसके कत्ल की एफआईआर मुखालफिन पर दर्ज होती है। अब उसने ग़ुलाम रसूल ने कहते हैं कि अपनी वालदा के कत्ल का बदला लेने के लिए, या दूसरी पार्टी के दो अफराद, दो कज़न जो हैं वो कत्ल हो जाते हैं मकसूद वगैरह पार्टी के, तो उसकी एफआईआर दर्ज होती है ग़ुलाम रसूल। उस पर कहते हैं कि ग़ुलाम रसूल ने उन दोनों को कत्ल किया था। उस केस में ग़ुलाम रसूल गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है। केस ट्रायल होता है। केस ट्रायल जब होता है तो उसको ग़ुलाम रसूल को सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी जाती है। बाद अपीलें चलती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर अपील की जाती है और अपील का नतीजा ये निकलता है कि ग़ुलाम रसूल की जो मौत की सज़ा है वो उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। ग़ुलाम रसूल 19 साल जो है वो जेल में काटने के बाद बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो अपने बीवी और एक उसकी बेटी है, कोई अपना 20 साल की बेटी होगी तकरीबन, उसके साथ रह रहा होता है कसूर के इलाके में। अच्छा, ये जब जेल जाता है तो इसकी बेटी बताते हैं कि 2 माह की बच्ची थी इसकी और इकलौती बेटी है इसकी, और अब जब वो वापस आया तो वो बच्ची जवान हो चुकी हुई है। तो ये अपने ख़ानदान के साथ वहाँ पर कसूर में रह रहा था, लेकिन इनके मुखालफिन जो थे उनको रंज था कि ये बाहर क्यों आ गया, इसको सज़ाए मौत क्यों नहीं हुई। तो वो मकसूद नामी एक शख्स है, उसने जो है वो प्लान करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से ग़ुलाम रसूल का जो है वो काम लगाया जाए। अच्छा, एक फैसलाबाद में एक एसएचओ तैनात था, फैसलाबाद सिविल लाइन में कहते हैं कि वहाँ पर एसएचओ तैनात था ज़ीशान रंधावा नाम उसका बताया गया है। तो ज़ीशान रंधावा जो है उसका मकसूद के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, बड़ा अच्छा कह लें कि उनके कुछ कारोबारी मुरासम भी थे, कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर कारोबार भी किया करते थे वो। तो ज़ीशान रंधावा जो है इसका अगर सर्विस रिकॉर्ड देखा जाए तो कहते हैं कि जो डिटेल बताई गई है वो ये है कि ज़ीशान रंधावा के ख़िलाफ़ कोई अगवा बराए तावान के और करप्शन समेत दीगर इल्ज़ामात के चार्जेस भी हैं। कई मरतबा वो मुअत्तल भी रह चुका है। तो ये ज़ीशान रंधावा जो है ये उन दिनों जब ग़ुलाम रसूल का मर्डर होता है, ये उन दिनों वहाँ पर इसकी कहीं एसएचओशिप नहीं थी इसकी, लेकिन मकसूद ने इसके साथ साज़बाज़ की। ज़ीशान रंधावा जो है वो इसको अपना ग़ुलाम रसूल के घर रात के अंधेरे में रेड करता है। रेड करने के बाद होता क्या है कि वहाँ पर इसकी बीवी जो है ग़ुलाम रसूल की, उस पर तशद्दुद करता है, उसको वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाता है, उनको बालों से पकड़ के घसीटता है। मतलब जितनी तज़लील उसके अहल खाना की हो सकती थी वो उसने ज़ीशान रंधावा ने की उनकी। उसके बाद होता क्या है कि ज़ीशान रंधावा इसको ग़ुलाम रसूल को और इसके एक साले को, शफीक उसका नाम है, इन दोनों को वहाँ से घर से पकड़कर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में कोई उकाड़ा के करीब उसको शफीक को छोड़ देते हैं डरा धमकाकर, और इसको ग़ुलाम रसूल को अपने साथ ले जाते हैं। इसकी वाक़या जो हुआ इसकी इतला
जो उसकी बेवा है वो बताती है हमने 15 पर भी की, बार बार 15 पर कॉलें की, 2-3 घंटे किसी ने सुनवाई नहीं की। 15 वालों को बार बार बताते कि हमारे इस तरह से अगवा करके ले गए हैं, तो वो आगे से 15 वालों ने भी कोई बेहतर रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो जब सुनते थे कि कोई पुलिस वाला अगवा उठा कर लेके गया है तो उनका था कि शायद किसी केस में लेकर गया होगा, तो उन्होंने भी उनकी कोई मदद नहीं की और फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद डीपीओ कसूर ईसा सुखेरा जो है उनके पास भी गए, उनको भी दादरसी के लिए बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वहाँ भी कोई दाल नहीं गली, उनको इंसाफ नहीं मिल सका। फिर होता क्या है कि एक अपना लावारिस लाश जो है वो मिलती है, और उस लावारिस लाश जो उसके सर में गोली लगी होती है उसकी शनाख्त की जाती है। 15 की कॉल भी थी, सारे शहर की पुलिस को पता था कि एक कोई अगवा ग़ुलाम रसूल नामी शख्स हुआ है। तो जब ये लाश मिलती है तो उसके लाश मिलने पर उसके जो अहले खाना है उसकी बेवा और उसकी बेटी को जो है वो राब्ता किया जाता है पुलिस की तरफ से, और उन्हें तस्वीर दिखाई जाती हैं, तो पता लगता है कि ये ग़ुलाम रसूल की लाश है और उसको सर में गोली मार कर कत्ल किया गया है। अब उसके बाद 365 का इससे कबल अगवा दर्ज किया जाता है, अगवा का मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसके बाद जब ये लाश मिलती है तो उसमें 302 की दफ़ा जो है वो भी ततीम बयान में जो है वो ऐड कर दी जाती है इस एफ़आईआर में। अब ये एफ़आईआर दर्ज हो गई। एफ़आईआर दर्ज होने के बाद जो मज़लूम ख़ानदान है उन्होंने बड़े हाथ पाँव मारे, डीपीओ के पास जाते थे, एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास, आरपीओ जो था अपना कसूर के जो आरपीओ हैं उनके पास जाना, फिर उसके बाद आईजी ऑफिस जाना, वहाँ एप्लीकेशन दे, दर दर की ठोकरें खाती ही रही वो बेवा खातून अपनी यतीम बेटी के साथ, लेकिन उन्हें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ क्या मिलना था, पुलिस अफसरान की तरफ से भी प्रेशर दिया जा रहा था, और 2 अरकान असम्बली के बारे में बताया गया है कि वो जो थे इस मुल्ज़िम पार्टी जो थे उनके सिफारशी थे, और वो बाअसर इसी वजह से थे, और पुलिस भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती थी, और उन्होंने जो अपना मकतूल पार्टी थी जो बेवा और उसकी बेटी थी उन पर प्रेशर डाला कि वो सुलह कर लें। उनको इस कदर उन्होंने मतलब खौफज़दा कर दिया, इस कदर डराया धमकाया और ज़बरदस्ती उनसे सुलह भी करवाई, और उनको 1 करोड़ रुपया भी दिया, ये भी बताया गया है। लेकिन वो इस सुलह पर राज़ी नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो ज़बरदस्ती उन्होंने ये हमारे साथ इक़दाम करवाया, हम इस पर राज़ी नहीं हैं, हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ उनको मिल नहीं रहा था। मुलज़म जो थे वो खुलेआम फिर रहे थे। अब करना ऐसा हुआ कि जब से सीसीडी का क़याम आया हुआ है तो किसी ने उनको मशवरा किया कि सीसीडी के अफसरान से मुलाकात करें, उन्हें इस केस के बारे में बताएं। जब उनके साथ रब्ता किया गया और अपनी जो कह लें कि फ़रियाद लेकर उनके सामने गए, तो सीसीडी ने इस केस को टेक ओवर किया और उन्होंने इस मामले को देखना शुरू किया। उन्होंने सारी तफ्तीश की, पहले उन्होंने सारा कुछ कह लें कि छानने से जो है ना निकाला, और उन्होंने देखा कि वाकई में ये एसएचओ ज़ीशान रंधावा और मकसूद वग़ैरह जो हैं वो इस कत्ल में, इस वाक़े में मुलव्वस हैं। तो फिर उन्होंने इस केस को अपने हैंड ओवर किया, और हैंड ओवर करने के बाद एक अतीक डोगर हैं अपना कसूर के सीसीडी के जो डीएसपी हैं, उन्होंने फिर इस केस को सीरियसली लिया, और कहते हैं कि अब मौजूदा दिनों में जो एसएचओ था ज़ीशान रंधावा, उसकी जो अपना पोस्टिंग है वो फैसलाबाद सिविल लाइन थाने में थी, और उसको वहाँ थाने से जाकर गिरफ़्तार किया गया, और दीगर मुलज़मान को भी गिरफ़्तार किया गया। अब देखना ये है कि जैसे माजी में इस ख़ानदान के साथ ज़्यादती हुई, उनको प्रेशराइज़ किया गया, उनको इंसाफ नहीं मिला, ज़बरदस्ती सुलह करवाई गई। अब देखना ये है कि आगे मुस्तक़बिल में इस केस का फ़ैसला क्या होगा, क्या इस मज़लूम ख़ानदान को वाकई इंसाफ मिलेगा। अब जो इनिशिएट लिया है सीसीडी कसूर ने, उनकी तरफ से मुलज़मान को वाकई करारे वाकई सज़ा दी जाएगी। उन्होंने जो फ़ेल किया है उसमें उनको गिरफ़्तार करके चालान करके जेल भिजवाया जाएगा, या माजी की तरह जैसे सियासी प्रेशर था पुलिस के ऊपर और अब भी कोई प्रेशर डाला जाएगा, और पहले की तरह कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुलज़मान जो हैं वो दोबारा आज़ाद हो जाएं, छूट जाएं पुलिस की गिरफ्त से, और मज़लूम ख़ानदान जो है उसकी जान जो है वो फिर ख़तरे में पड़ जाए। क्योंकि अब की मर्तबा जो है अगर मुलज़मान आज़ाद हो गए
तो आज़ाद होने के बाद इस केस की पैरवी करने वाले जो हैं, मकतूल की बेवा कह लें, उसकी बेटी कह लें, और उसके जो को ब्रदर इन लॉ हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बहन को और भांजी को। अब देखना ये है कि आगे मुस्तकबिल में ये मुल्ज़मान जो है फिक्स्ड होते हैं या ये फिर आज़ाद होकर बाहर आ जाएंगे। अगर बाहर आ गए तो फिर इस मज़लूम ख़ानदान की जान को ख़तरा है। ये देखना होगा हमारे अफसरान को कि वो इंसाफ का बोलबाला करते हैं या फिर ऐसे ही जो ख़ानदान है वो दर-बदर की ठोकरें खाएगा। ये कसूर का वाक़या था। दूसरा वाक़या है हाफ़िज़ाबाद का। हाफ़िज़ाबाद में एक इंतहाई बाअसर शख्सियत है, नजमुल हसन शिराज़ी नाम की शख्सियत है। उसके हाफ़िज़ाबाद की जितनी भी अपना सियासी शख्सियात हैं, उसमें सायरा अफ़ज़ल तारड़ हैं और को डीपीओ अपना हाफ़िज़ाबाद, उनके साथ भी उस सियासी शख्सियत के ताल्लुकात। फिर उसके बाद एक सीसीडी के इंचार्ज हैं आहद हुसैन तारड़, उनके साथ इसके बड़े अच्छे रिलेशन हैं। एक वाक़या पेश आता है कुछ रोज़ पहले, चंद हफ़्ते पहले कह लें, वाक़या पेश आता है कि एक इंतहाई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान, उसका नाम वसीम रियाज़ था, उसको इस नजमुल हसन शिराज़ी के डेरे पर ले जाकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसको गलीज़ गालियाँ निकाली जाती हैं, उसकी इस कदर तज़लील की जाती है कि वो शख्स, वो नौजवान जो है, जब उसको वहाँ से डेरे से वो आज़ाद होकर बाहर आता है तो वो अपनी एक रोते हुए वीडियो बनाता है और उस वीडियो में वो पैगाम क्या दे रहा है कि मेरी इंतहाई हद तक की गई, मेरी तज़लील की गई, मुझे गलीज़ गालियाँ निकाली गई, मुझे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया नजमुल हसन शिराज़ी की तरफ से उसके डेरे पर ले जाकर। ये सारी उसने एक वीडियो बनाई। फिर उसके बाद अपनी हमशीरा को उसने वॉइस मैसेजेस भी किए, बड़े मतलब कि रुला देने वाली वीडियो है, रुला देने वाले मैसेजेस हैं। और उसके बाद पता लगता है कि उस नौजवान ने जहरीली गोलियां खा ली हैं। तो वो गोलियां, उसको हॉस्पिटल भी ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पर उसकी डेथ वाक़या हो गई, वो जानबर ना हो सका। अब उसके बाद होता ये है कि बाअसर ख़ानदान की तरफ से इस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये मामला आता है और उसकी गरीब ख़ानदान की आवाज़ उठाई जाती है तो डीपीओ हाफ़िज़ाबाद जो हैं वो एक कह लें कि अपना कमेटी बनाते हैं या एक टीम तश्कील देते हैं। कोई डीएसपी या राना जमील कैसर, उनकी सरबराही में वो इसकी अपना केस की सारी तफ्तीश भी करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। और उस इंक्वायरी में होता क्या है कि जिस जगह पे वक़ूआ हुआ है, जिस डेरे पर तशद्दुद किया गया है, वहाँ से तो उन्होंने किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं लिए, लेकिन अपना जहाँ का वो रिहायशी था, उसका गाँव जो था उसका मुतवफ़्फ़ी का, वसीम रियाज़ का, वहाँ जाकर लोगों से पूछ परछ करने के बाद कि वाक़या क्या हुआ, मौत कैसे हुई, हॉस्पिटल से डिटेल ले ली। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ इकट्ठी करने के बाद इसकी मौत को ख़ुदकुशी करार देकर अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर ली। लेकिन सोशल मीडिया पर ये केस चल रहा था, आला अफसरान ने नोटिस लिया इसका, और नोटिस लेने के बाद पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में कोई 5-6 मुल्ज़मान हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है नजमुल हसन शिराज़ी समेत उनके ख़िलाफ़ 302 की एफ़आईआर दर्ज कर ली। अब 302 की एफ़आईआर दर्ज होने के बाद को अदालत से हुक्म भी लिया गया और उसकी कब्र कुशाई के अहकामात लिए गए हैं। अब कब्र कुशाई इसकी होनी है, ग़ालिबन को 2 रोज़ बाद इसकी कब्र कुशाई है। कब्र कुशाई में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम में देखा जाएगा कि उसकी मौत की वजह क्या है और उस पर तशद्दुद किया गया था और किस हद तक तशद्दुद किया गया था। ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद मज़ीद कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। अच्छा, मैंने आपसे बताया कि जो नजमुल हसन शिराज़ी है ये वहाँ की अपना सियासी शख्सियत है और बाअसर शख्सियत है। 302 की एफ़आईआर दर्ज होने के बाद इसको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। और हिरासत में किसने लिया, किसकी हिरासत में दिया? इसको दिया गया जो सीसीडी के इंचार्ज आहद हुसैन तारड़ है, उनकी हिरासत में दिया गया। अब आहद हुसैन तारड़ के मुतालिक सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोज़ देखने में आई हैं जो इसके साथ नजमुल हसन शिराज़ी के साथ हैं। इनके दोस्ताना ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बल्कि ये भी एक कह लें कि कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ही मैंने देखा है कि आहद हुसैन तारड़ और नजमुल हसन शिराज़ी ये कारोबार भी करते हैं इकट्ठा, प्रॉपर्टी का इनका साझा कारोबार है। इसके अलावा नजमुल हसन शिराज़ी का जो है वो वीज़ों का भी कारोबार है। इसके मुतल्लिक़ भी एफ़आईए को देखना चाहिए कि आया कि ये जो कुछ स्टूडेंट्स वीज़ों का कारोबार नजमुल हसन शिराज़ी करता है वो आया कि जायज़ है, गलत है, सही है। इसके मुतल्लिक़ एफ़आईए को भी इंक्वायरी करनी चाहिए, उन्हें भी इस मामले को टेक ऑफ करना चाहिए। तो अब देखना ये है कि
जो ये ख़ानदान है नजमुल हसन शराजी जिसकी हिरासत में है, जिसकी दिया है, उनका कारोबारी ताल्लुकात हैं, वो दोस्त हैं, वहाँ पर उसको कहते हैं कि वीआईपी प्रोटोकॉल भी मिल रहा है और वो हिरासत में पुलिस में ऐसे नहीं जैसे उसको मेहमान बना के रखा हुआ है। वहाँ से इस मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ मिलने की तवक्को है, ये भी एक सवालिया निशान है। जो हिरासत में एक मुलज़म रखा गया है, 302 की एफआईआर उस पे दर्ज की गई है, उसको वहाँ पर जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो सहूलियात दी जा रही हैं वहाँ पर, तो जिनकी तरफ से दी जा रही हैं, आया कि वो इस मज़लूम ख़ानदान के साथ इंसाफ करेंगे। तो देखने में वाली बात ये है कि ये दोनों केसेस, कसूर वाला जो बेवा खातून है, ये हाफिज़ाबाद वाला, इन दोनों मामलात में सियासी शख्सियात इन्वॉल्व हैं, सियासी शख्सियात के बाअसर हैं। वो उनको किस तरह से पुलिस जो है वो गुनहगार लिखेगी, किस तरह से उनको जो है इंसाफ मिलेगा। उनका आया कि ये बाअसर अफराद जो हैं ये जेलों में कैद होंगे, ये फिक्स्ड होंगे, इनके चलान बनेंगे, इनको अदालतों से सज़ाएँ होंगी या नहीं होंगी, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।